नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट, या हिंदी में कहते हैं निवेश। ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम चल जाए हमारा, या निवेश करना ही करना चाहिए। इसके प्रोस और कॉन्स, इसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि जो इन्वेस्टमेंट करता है आदमी, उसके दो मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि वो कमाना चाहता है, वो कुछ परसेंटेज यहाँ पे कमाने के लिए आया हुआ है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या है इन्वेस्टमेंट का? वो है जो आपके पास है उसे बचाना, आपकी वैल्यू डिवैल्यूएट ना हो जाए। मीन्स जिस पैसे का आज के टाइम में आप जो चीज़ उसके ट्रांसफ़र में जो चीज़ ले सकते हो, ऐसा ना हो जाए कि 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद में सेम अमाउंट में वो चीज़ तो नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ मीन्स एक एग्जांपल लेंगे, सपोज करो आज कोई चीज़ आप 1 लाख रुपए में कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि 10 साल के बाद में 1 लाख रुपए में सेम चीज़ मिलेगी। जाहिर सी बात है उस चीज़ का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। चाहे वो रियल इस्टेट है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सेक्टर है। तो यहाँ पे जो डिवैल्यूएट करता है वो करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। यह इन्फ्लेशन रेट ही बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई हर सेक्टर में अलग अलग है, अलग अलग उसका परसेंटेज है। लाइक जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जैसे फीस बढ़ती रहती है, आप देखते रहते होंगे कॉलेज स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ती रहती है, ठीक है। वो उसका अलग एक रेट है, किस रेशो के हिसाब से बढ़ रही है वहाँ महंगाई। दूसरा मेडिकल सेक्टर अलग है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, लाइक रियल इस्टेट में उसका जो रेट है, महंगाई उसकी जो बढ़ रही है वो अलग परसेंटेज के हिसाब से है। यहाँ तक कि जो खाने पीने की चीज़ भी है, जो हमारे सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम आरबीआई बताते रहते हैं क्या उसकी महंगाई दर है, ठीक है। तो यदि हम एक एवरेज मान के चले कि एक आदमी को सपोज करो इफेक्ट कर रही है 6-7% तो है ही ये। बाकी यदि ओवरऑल में हम उससे मान के चले, सपोज करो 10%, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आदमी को जो है, जो उसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है, या वो स्कूल में जा रहा है या फिर मेडिकल क्षेत्र में कहीं भी, ऐसे तो 10% से ऊपर बैठेगी, लेकिन हम एक मोटा मोटा आइडिया लेके चले कि सपोज करो 10% है। तो इसका मतलब है कि जो 100 रुपये में 2025 में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, वो 2026 में 110 रुपये में आएगी। 10% इन्फ्लेशन का डायरेक्ट मतलब यही है, ठीक है। अब 10% ये चैलेंजिंग है हमारे लिए, ठीक है। बेसिकली यदि हम मोटे तौर पे कहें तो आदमी दो तरीके से मीन्स पैसा कमाता है। बेसिकली एक तो कहते हैं एक्टिव एक्टिव इनकम, और दूसरी है पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम वो है जहाँ आपको फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है, आपको खुद जाना पड़ता है, ठीक है। लाइक आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ इन्वॉल्वमेंट है आपका किसी तरीके से, आपको वहाँ कमाई के लिए आपको रहना ज़रूरी है, तो होते ही एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, सपोज करो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, ठीक है, जहाँ केवल आपने पैसे दे दिए, ठीक है, और वहाँ से अर्निंग आ रही है, मेहनत सपोज करो कोई और कर रहा है, ठीक है, आपने कहीं किसी कंपनी में कोई चीज़ें ले ली इक्विटी या की के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ वो कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब वहाँ आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपका फिजिकल जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा सपोज करो, वो आपका पैसिव इनकम में आता है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो जनरली 4 तरीके से आदमी कमाई करता है। पहला होता है स्किल बेस। सपोज करो किसी पे कोई स्किल है, खास तरह की स्किल है, लाइक वो ड्राइविंग करना जानता है कोई, या फिर उसमें टीचिंग की स्किल है,
या उसमें डॉक्टर की स्किल है, या उसमें सिंगिंग की स्किल है, ये होता है स्किल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें फिर दो कैटेगरी आ जाती है। पहला है यदि कम पूंजी है, और दूसरा है यदि ज़्यादा पूंजी है, ठीक है। मतलब कम पैसा है या फिर ज़्यादा पैसा है। सपोज करो कोई ड्राइवर है, उसके पास कम पैसा है, तो क्या होगा, क्या कैसे वो अर्निंग करेगा? वो किसी दूसरे के पास जाएगा, उसकी जो भी गाड़ी है, कार है, या जहाँ भी वो अपनी सेवा दे सकता है, वहाँ से वो वो सेवा देगा, ठीक है। और सेम वे पे यदि उसके पास ज़्यादा पूंजी है, तो खुद की कार खरीदेगा, खुद ड्राइविंग करेगा, 2-4 कार और भी लगा सकता है, ठीक है। सेम वे है यदि कोई टीचर है, टीचिंग की उसमें स्किल है। यदि कम पूंजी है, तो दूसरे के स्कूल में, मतलब दूसरे किसी स्कूल में उसे सेवा देनी पड़ेगी। यदि ज़्यादा सपोज करो उसके पास पैसा है, वो खुद का स्कूल खोल सकता है अपना, ठीक है। सेम वे सिंगर है, कम पैसा है, तो उसे कहीं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जहाँ भी वो सेवा दे सकता है, वहाँ वो सेवा देगा। यदि ज़्यादा पैसा है, तो हो सके वो अपनी एल्बम लॉन्च कर दे, ठीक है। सेम ये डॉक्टर है, कम पूंजी है तो दूसरे के हॉस्पिटल में सर्विस देनी है, ज़्यादा पैसा है तो खुद का हॉस्पिटल खोल लेगा वो, ठीक है। तो ये होता है स्किल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में हम एक्चुअली जो जॉब करने वाली कैटेगरी होती है, उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सब आ जाती है। बेसिकली वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से और जो भी उसके पास में है उसके हिसाब से वो 9 to 5 जॉब करने जाता है। उसके अगेंस्ट में उसे एक सैलरी मिलती है, ठीक है। और भारत में जो एक ज़्यादा मोटा तबका है, जो ज़्यादा परसेंटेज है, वो सब नौकरी पैसे वाले वर्ग की ही है। इसमें कुछ अपना प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि एकदम सेफ चीज़ें हैं आपको, भाई आप कंपनी बदल सकते हो, सपोज करो एक कंपनी में प्रॉब्लम आई, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तीसरी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और माइनस पॉइंट ये है कि आपको जिस सैलरी पे आप हो, उससे ज़्यादा आपको वहाँ कमा के देना है। यू गोट माई पॉइंट। मीन्स ऐसा नहीं है कि सपोज करो आपका 10 लाख का पैकेज है, तो आपका जो कमाई रहेगी, जो आपका आउटपुट रहेगा, वो आपको 10 लाख से तो ज़्यादा ही आउटपुट देना है, तभी तो द कंपनी विल सर्वाइव और आपको सैलरी देगी, ठीक है। तो हर चीज़ का जैसे प्लस माइनस होता है अपना, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस। बिजनेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग वो है जो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, वो तो मैन्युफैक्चर है। बाकी अदर देन मैन्युफैक्चर सब सर्विस सेक्टर है, ठीक है। और फोर्थ लेवल पे है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। वो एक्चुअली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस हमेशा ग्रोथ सेट है, उसे ग्रोथ चाहती है। बिजनेस को हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो एक एरिया में कोई स्टार्टअप है, वो अच्छा चला, तो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में और ज़्यादा ब्रांचेज खोलना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद में 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। फिर वो धीरे धीरे करके पैन स्टेट जाना चाहेगा, ठीक है। पैन स्टेट के बाद में फिर वो 2-3 स्टेट और कवर करेगा। ऐसे ही लंबी कहानी चलती रहती है। मीन्स पैन इंडिया हो गया, फिर पैन वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे से हमेशा उसे जो है फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फंड जनरली दो ही तरीके हैं फंड रेज करने के भी। एक तो होता है डेट और एक दूसरा होता है इक्विटी। डेट है जब वो पैसा उधार लेता है किसी इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, या कोई इंडिविजुअल हो, तो जब वो विद इंटरेस्ट वो पैसा लौटाता है, तो उसे कहते हैं डेट। उसके बुक ऑफ अकाउंट में शो होगा, ठीक है। यह दूसरा तरीका है इक्विटी। वो अपनी हिस्सेदारी दे देगा, उसके बदले वो पैसा देगा, उसे किसी को वापस पैसा लौटाने की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टर ऐसे कमाते हैं वो कंपनियों में, मीन्स इन्वेस्ट करके। उनके भी अलग अलग चैलेंजेस है, प्लस माइनस है। तो मोटी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जो इन्फ्लेशन रेट है, जो 10% है, उसे हम किसी तरह से क्रॉस करें, ठीक है। और ये सब के लिए अलग अलग है, ठीक है। यदि आप चेक भी करो कहीं कि जो क्लास है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाए पिछले सालों में, उसमें आएगा इक्विटी में, ठीक है। इक्विटी में जिसने निवेश किया था उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फार्मूला सबके लिए अलग अलग है। एक्चुअली ये होता है अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई एक अमाउंट है, सपोज कर लेते हैं कि 10 लाख आपके पास है, ठीक है। तो उसे जो बेस्ट वे है वो है आपको 4 हिस्सों में आपको अमाउंट जो है डिवाइड करनी है। पहला है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो है कि आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब भी आपको कोई फैमिली, मान लो कोई इमरजेंसी हो, भगवान न करे कुछ भी चीज़ हो जाए, तो आप इजीली वो पैसा आपको मिले, वो पैसा मीन्स इजीली अवेलेबल हो। सपोज करो आपने 10 लाख में, सपोज करो 1 लाख आपने, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर विश कि हम जितना कितना पैसा चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 लाख रुपये इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो अब बचे 9 लाख रुपये। 9 लाख को फिर आपको एक 3 तरीके से डिवाइड करना चाहिए पैसा, ठीक है। पहला है लो रिस्क लो रिटर्न, दूसरी है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, थर्ड है हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो जो लो रिस्क लो रिटर्न है वो एक्चुअली होता है जो फिक्स्ड में आपको परसेंटेज फिक्स करके देता है कि भाई ये तो परसेंटेज आपको मिलेगी। लाइक आपका बैंक में एफडी हो गया, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीमें हैं, और लाइक जो कोई बंदे जॉब करते हैं वो प्रोविडेंट फंड है। तो आपने देखा होगा सारी की सारी स्कीम वही 8-9% पे जो है फिक्स हो जाती है, ठीक है। उसका भी एक अलग कहानी है कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि खुद उन्हें भी कमाई करनी है, ठीक है। आपको सिक्योर कर दिया उन्हें कि भाई आपको 7-8% तो मिलेगी, ठीक है। तो इसमें लो रिस्क लो रिटर्न है ये, ठीक है। आपको जैसे एग्जाम्पल में बताया कि 10% तो सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पर चल ही रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि 10% ही उसे भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न मीन्स इसमें आ जाता है लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है। सपोज करो म्यूचुअल फंड में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो, तो आपने देखा होगा 12 से 15% तो म्यूचुअल फंड दे रहा है, ठीक है। तो ये है, ये कंपेरिजन टू एनी एफडी और पीएफ या अदर कंपेरिजन में उससे ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। तो एक फंड चार्ज भी देते हो फंड मैनेजर को, और उसके बदले में आपके जो फंड है उसे अच्छे से इन्वेस्ट करता है, उसके बदले में आपको पैसा देता है। ये होता है लो रिस्क लो रिटर्न। अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी जो भी आपकी माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग आप एक दूसरा पैसा मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न इस कैटेगरी में आप डाल सकते हो, ठीक है। थर्ड है हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न में मीन्स लाइक इक्विटी है, ठीक है। बंदे बहुत तरह के काम करते हैं, लाइक फ्यूचर ऑप्शन हो गया, ठीक है, इंट्राडे हो गया। इस शेयर मार्केट में भी एक तरह का समुद्र है पूरा का पूरा, जिसमें अलग अलग टेक्निक से बंदे पैसा कमाते हैं, ठीक है। कोई आईपीओ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी लाता है, कोई स्प्लिट बोनस, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक है। तो इसमें भी यदि हम नॉर्मल इक्विटी में भी मान ले, तो इसमें भी एक जनरल व्यू है कि पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। मीन्स यदि आप एक थोड़ा पैसा भी यदि कम लोगे इसके लिए, तीसरी कैटेगरी के लिए, तो उस परसेंटेज में भी ज़्यादा कमा के ये दे सकता है पैसा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नॉलेज कैसी होनी चाहिए, इसमें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि पहले तो आप ये चीज़ें समझो, ठीक है। मीन्स इसे टाइम दो, आप खुद मीन्स ये चीज़ें आपसे आनी चाहिए। बैलेंस शीट पढ़ना, ठीक है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। आप यदि कंपनी के शेयर के प्राइस पे ही ओनली जा रहे हो कि ये कंपनी का नाम मैंने सुना है, किसी ने रिकमेंड कर दिया और आपने पैसे लगा दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि किसी बंदे ने आपको बोला था, आपने पैसे लगा दिया, ठीक है। प्लस हो गया तो अच्छी बात है, माइनस हो गया तो फिर उस बंदे को आप मीन्स क्या है कि उसके बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है कि अनप्रिडिक्ट है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो
सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी चाहिए आपको, ठीक है, कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे लेवल पे आपको एक्चुअल पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसे बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। आप पेपर पे अमाउंट लिखो और उसके बाद में देखो कि भाई क्या रहा रिजल्ट। आप 3-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, एक्चुअल पैसा नहीं लगाना। और थर्ड लेवल पे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई पेपर ट्रेडिंग में आप अच्छा कर रहे हो, तो एक्चुअल पैसा लगा सकते हो। और पैसा भी बहुत कम लगाना है स्टार्टिंग वे में, ठीक है, जिससे आप रिस्क ले सकते हो वो पैसे को। और ध्यान रहे शेयर मार्केट में कभी भी काम करना है तो लोन पे कोई भी पैसा नहीं लेना है, ठीक है। तो आप बहुत नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है इस यूट्यूब चैनल का वो ये है कि हम आपको पार्ट बाय पार्ट हम आपको ये बताएंगे और सिखाएंगे साथ साथ में कि भाई आपको इसमें कैसे काम करना चाहिए। खुद नॉलेज आप लो, ठीक है। हर चीज़ की हम थ्योरेटिकली आपको बताएंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, किसी भी रेशो का मतलब क्या है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे है। तो उसमें आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और इसमें हमारी जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें हमारी सारी की सारी जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज वाली होगी उसमें सब वीडियो जाती रहेगी। और एक बात और, हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई भी पैकेज सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई पैकेज बना दिया कोर्स का और आपको किसी अमाउंट में हम दे रहे हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। जितनी भी वीडियो जितनी भी मीन्स थ्योरेटिकल क्लास की रहेगी या फंडामेंटल या टेक्निकल कोई भी है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ना हम कभी कोई टिप्स वगैरह देंगे कि भाई ये शेयर इस प्राइस पे हम पैसा ले रहे हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली इस चैनल का मेन मोटो है वो ये है कि आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज गेन करना, आप जिससे खुद या मीन्स आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एडवाइस लेके ही आप काम कीजिए, ठीक है। इस चैनल का मेन मोटो केवल एजुकेशन नॉलेज देना है आपको, ठीक है। तो हम इसे एक प्लेलिस्ट में डाल के आप जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और एक कंटिन्यू प्रोसेस के तहत हम आपको धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट बना के उसमें आपको एक एजुकेशन देते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।